Hello dear student, welcome you all on AEC YouTube चैनल। आप सभी लोगों का AEC के YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, शॉर्ट फॉर्म IQ सीरीज। इसमें हम अपने जियोटेक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। देखिए, एक बोर्ड पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पिक दिख रही है कॉम्पैक्शन की। क्या होता है कॉम्पैक्शन का मतलब, वो आपको क्लियरली विजुअलाइज वो बोर्ड के ऊपर। नाउ मूविंग टू द आवर क्वेश्चन डिस्कशन, देयर आर सम बेसिक अनाउंसमेंट। और वो बेसिक अनाउंसमेंट क्या है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि वो अपनी SSC JEE की प्रिपरेशन और अपनी स्टेट AE JEE की प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज से भोपाल सेंटर पे। ये आपको बोर्ड पे नंबर दिया हुआ है। किसी भी बैच के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप फ्रीली इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिस्पेक्टिव क्वेरी जो है आपकी उसकी रिजॉल्व की जाएगी। बैचेस जो रहेंगे वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। और जो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस हैं वो आपकी सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल है। नेक्स्ट पॉइंट, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं हमसे ऑनलाइन बाय सर्चिंग द एप्लीकेशन नेम, दैट इज AEC प्लस AE JEE लाइव क्लासेस। नाउ बेनिफिट्स क्या हैं, आपको यहाँ पे लाइव बैचेस मिल जाएंगे। आप चाहें तो लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्लास मिस होने पर आपको वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस ऐप को कहां से डाउनलोड करें। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इस नेम को सर्च कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इन स्कैन कोड को स्कैन कर लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड यूजर या iOS यूजर है, दोनों प्लेटफॉर्म पे हमारी ऐप जो है वो अवेलेबल है। डाउनलोड करिए और आपको जो भी कोर्स अवेल करना है वो आप वहां से परचेस कर लीजिए। Now coming to our question discussion, so we are discussing the compaction. In the last class मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे ना, उसी के अब ये कंटिन्यूशन है। पहले हम दो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे वो देख लेते हैं, फिर सम नए क्वेश्चंस को देखेंगे इसके अंदर। तो जरा पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक कोहेसिव सॉइल यील्ड ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर सीसी at a optimum moisture content of 16%. During the standard Proctor test, if the value of the specific gravity of solid is 2.65, what is the degree of saturation and what is the maximum dry density it can further compacted to. Now most important point इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए कि ये लिखा क्या है इसके अंदर। इस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि यही वो लाइन है जो आपकी सेकंड क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करेगी। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है उस लाइन के अंदर। सो दो पार्ट हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, दैट मीन्स कि आपसे पूछा गया है पहले पार्ट में डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में। और आपको दे रखा है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दिस, अगर मैं इसको लिखूं सो गामा डी विल बी इक्वल टू गिवन डेटा के फॉर्म में, दिस इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो आपको OMC दिया हुआ है, दिस वाटर कंटेंट वी हैव गिवन ए 16%। और आपसे पहले पार्ट में पूछा है कि इस वाटर कंटेंट पे जो डेंसिटी अचीव हुई है उस टाइम पे मुझे क्या बता दो, आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन बता दो। इसका मतलब आपको पता है कि कॉम्पैक्शन जो है वो जनरली आपकी फुली सेचुरेटेड सॉइल नहीं, इट इज दी पार्शली सेचुरेटेड सॉइल के अंदर ही आपका कॉम्पैक्शन किया जाता है, राइट। तो 3 फेज डायग्राम होता है आपका सॉइल का ड्यूरिंग दिस कॉम्पैक्शन, बट कंसोलिडेशन इज द डिफरेंट थिंग। नाउ कैसे निकाले इसको, तो आप जानते हैं अगर मैं बेसिक फॉर्मूला यूज करूं गामा डी का, सो यू नो गामा डी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज द जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, विच इज ई इज द वॉइड रेशियो। नाउ आपके लिए यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर नहीं गिवन है, आप यूनिट वेट ऑफ वाटर को अज्यूम कर सकते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर जब नहीं गिवन है, आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसको अज्यूम कर सकते हैं। गामा डी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पता है, आप क्या निकाल सकते हैं, ई को निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से। सो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से अगर मैं इसका ई निकालूं, सो 1 प्लस ई विल बी इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे दिस 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर इज यू कैन टेक 1 एंड गामा डी की वैल्यू इज 1.8। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। सो ई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2.65 1.8 माइनस ऑफ 1, इट इज दी 0.47, 0.472, right? This is the value of void ratio.
नाउ ई की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब ई की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है और अगर आपके पास मॉइस्चर कंटेंट है और जी की वैल्यू है तो आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन बाय विच रिलेशन को यूज करके, सहवाग। सो आई कैन यूज दिस एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो पहला पार्ट आ जाएगा, आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन चाहिए, वाटर कंटेंट पता है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और वॉइड रेशियो मैंने बता ही दिया आपको। सो आप देखेंगे एस की वैल्यू कितनी आएगी 0.16, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, एंड जी की वैल्यू है आपके पास 2.65 एंड ई की जस्ट नाउ आपने कैलकुलेट की है 4.472। नाउ जरा चेक करना, ये 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं निकल के आएगी। रीजन कुछ है इसका, क्या रीजन है अभी मैं क्वेश्चन को लास्ट में बताऊंगा इसका क्या रीजन निकल के आया। इट कम्स आउट टू बी द 89%। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल के आ रही है आपकी 89.78%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90% आप अज्यूम कर सकते हो। मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूं ये समझना आप। मैंने आपको बोला कि आपको एक फील्ड है और फील्ड पे जब आपने कॉम्पैक्ट की है प्रैक्टिकली तो आपकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आई वो 90% आई। मतलब आपकी 100% सैचुरेशन कभी सॉइल अचीव ही नहीं कर पाती फील्ड पे। कल भी मैंने रीजन बताया था कि जैसे ही आप हैमर को उठाओगे तुरंत कुछ ना कुछ अमाउंट की एयर इसके अंदर आ जाएगी, और जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर आपकी सॉइल के अंदर आ जाएगी इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन नेवर बी इक्वल टू 100%। क्यों? अगर सैचुरेशन 90% है तो एयर कंटेंट कितना है 10%, बिकॉज एस प्लस एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट आपका कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1। इसलिए यहाँ पे एयर का कुछ ना कुछ परसेंटेज, और कितना परसेंटेज, 10% प्रैक्टिकली है। तो पहला वाला पार्ट में तो उसने ये पूछा था कि प्रैक्टिकल डेटा के करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका मतलब यहाँ पे आपका एयर कंटेंट तो आएगा, दैट इज 10%। अब जरा जो मैंने अंडरलाइन की है लाइन जरा पढ़ो उसको, क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी व्हिच कैन बी फर्दर कॉम्पैक्टेड टू दिस सॉइल। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कब हो सकती है, जब आपकी सारी की सारी एयर क्या हो जाए, बाहर हो जाए। और जब सारी की सारी एयर बाहर हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूरी की पूरी एयर के अंदर आपका क्या आ जाए, पूरा का पूरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाए, 1 हो जाए। उस टाइम पे जो आपकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी दैट इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी, और वो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट पार्ट तभी अच्छे से करना है, तभी जाके आपको सेकंड पार्ट क्लियर होगा और तभी आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। सो कमिंग टू अवर द नेक्स्ट पार्ट, सो बाय अज्यूमिंग सेकंड पार्ट के लिए आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, एस की वैल्यू आपके लिए है 1, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मैंने। और अब जो आप गामा डी निकालोगे या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालोगे, दिस कम्स आउट टू बी द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और उसने क्वेश्चन में आपको सेम ये चीज बोला है कि आपका फर्दर व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी व्हिच कैन बी फर्दर कॉम्पैक्टेड। इसका मतलब एस तो मैंने आपको दे दिया 1, क्या वॉइड रेशियो वही रहेगा, सॉइल का वॉइड रेशियो के ऊपर कोई चेंज होगा क्या, वॉइड रेशियो के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। रीजन इज दैट कि जब आपकी सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो जो है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपली क्या है कि जो एयर वॉल्यूम है वो आपका एक्सपल, वो आपकी एयर बाहर हो गई और उसकी जगह पे कौन आ गया, पानी आ गया है। तो आप निकाल सकते हैं इसको बाय यूजिंग दिस रिलेशन गामा डी मैक्स इक्वल टू अगेन सेम दिस जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, और ई की जगह में जरा देखो इसको क्या लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस सहवाग से ही ऐसी इक्वल टू डब्ल्यू जी से मैं ई को रिप्लेस कर सकता हूं, ई आई कैन राइट दिस डब्ल्यू जी अपॉन में एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी विल नेवर बी चेंज, सैचुरेशन 1 और वाटर कंटेंट भी आपका क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं करेगा इस केस में। इसका मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा ई वैल्यू सेम रखने पे कितना आ रहा है ये निकालना है मुझे। सो वी कैन राइट दिस गामा डी मैक्स will be equal to wg upon में s, substituting s value equal to 1, gamma d max g is 2.65, water content 1 plus point I think कितना है water content, this is the 16%। क्या मुझे water content निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ES इक्वल टू डब्ल्यू जी और E अपॉन में G विल बी नथिंग बट वाटर कंटेंट। तो आई थिंक वाटर कंटेंट सेम निकल के आएगा। सो सेम दैट इज द 0.16 इनटू, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, दिस 0.16 अपॉन में यू कैन से दिस G is 2.65 by 1. If you solve, you get the 1.86 gram per centimeter cube. Right? This is the maximum dry density which is obtained from this data. Right? So that is the complete solution of this problem. आपको लास्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए कि इसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का क्या मतलब था। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पढ़ो इसको क्या है क्वेश्चन के अंदर।
सो अगेन वी हैव ए स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट। नाउ हियर द इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्पैक्शन प्लस जो आपका वाटर कंटेंट वाला पोर्शन है, ओवन ड्राई मेथड, दोनों को क्लब करके क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है कि इन ए स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट 1.8 kg of the moist soil was filling in a mold of 944 cc. After compaction, a soil sample weighing was 23 ग्राम। फिर इसके बाद उस सॉइल के निकाला उस मोल्ड को, उस मोल्ड में से, और उसको रखा 24 घंटे के लिए, टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस, और फिर ड्राई जो आपका सॉइल निकल के आया उसका वेट आपको दिया है 20 ग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 2.7 दी हुई है। थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपसे पूछा है, दैट इज थ्योरेटिकल ड्राई यूनिट वेट। सो क्या पूछा है, द थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट दैट वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वाटर कंटेंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसी वाटर कंटेंट पे आपको क्या निकालना है, उसका मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट ये है कि आपको इसको कैसे करना है, इसको मैं बता रहा हूं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले मेरे को इसका फेज डायग्राम बनाने दो। सो यहां से इसको उठा लेते हैं, और ये आपके पास एक डायग्राम निकल के आया, और मेरे को जो चीज़ बतानी है वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। सो दिस इज द सेकंड डायग्राम। नाउ डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, सो सी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सॉइल, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है इसमें वी हैव ए मॉइस्ट सॉइल सैंपल, दिस इज द मॉइस्ट सॉइल सैंपल। ठीक है, वॉल्यूम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है, एक प्रोक्टार टेस्ट के अंदर 1.8 kg आपके पास, इसका वेट कितना है, दिस इज दी 1.8 kg। सो इसका जो वेट है दिस इज दी 1.8 kg। मोल्ड की वॉल्यूम आपको दे रखी है। अब उसने ये कहा है कि 1.8 kg ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, सॉरी 1.8 kg of the moist soil was filling in a mold of this after the compaction. The sample weighing 23, हाँ, this weight is 23 ग्राम। तो मॉइस्ट सॉइल सैंपल का वेट आपके पास है 23 ग्राम। नाउ इसके बाद उसने ये बोला है आपको क्वेश्चन में कि आपने इस सॉइल के लिए क्या किया है, ड्राई किया है ओवन ड्राई मेथड के अंदर, और ओवन ड्राई करते समय आपने 110 डिग्री सेल्सियस में रखा, और अब आपके पास मिली है क्या, दिस इज दी ड्राई सॉइल, और ड्राई सॉइल के अंदर आपका जो वेट निकल के आया है 24 घंटे के बाद, दिस इज दी 20 ग्राम। सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम विल बी नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करें, सो लेट अस सपोज से दिस वी हैव ए सॉइल सॉलिड्स एंड दिस वी हैव द वाटर, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी एयर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एयर है, ये आपका वाटर है, दिस इज दी वाटर, वाटर का कलर है, लेट अस सपोज से दिस इज दी वाटर, एंड नीचे जो है वो आपके सॉलिड्स हैं, एंड सॉलिड्स का कलर हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज से दिस येलो कलर ऑफ द सॉलिड, राइट। यहाँ पे आपका सिर्फ सॉलिड है, एयर का कलर कुछ है नहीं है, तो एयर को मैंने खाली बना के रखा है। सो दिस इज द एयर। तो यही है आपका मतलब कि पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ और सिर्फ कौन आ जाएगा, आपका एयर अकेला आ जाएगा। नाउ अब आप सबसे पहले क्या निकालने हैं इस डेटा से, आप सबसे पहले निकालने हैं वाटर कंटेंट के बारे में। कैसे निकालेंगे वाटर कंटेंट, सो वाटर कंटेंट विल बी गिवन बाय इट इज द वेट ऑफ वाटर इन द वेट ऑफ सॉलिड्स। नाउ वन थिंग यू रिमेंबर ऑलवेज, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है और मैं आज भी बताऊंगा ये चीज, कि जो आपकी सॉइल होती है, जो भी आपकी सॉइल होती है, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या, एक तो होती है वॉइड्स और एक होती है आपकी क्या, सॉलिड्स। नॉर्मली जो आपका सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सॉलिड है वो हमेशा फिक्स है, सॉलिड में तो कोई चेंज नहीं है। मान लो WS इज द वेट ऑफ द सॉलिड, बट हियर पानी का कुछ वेट होगा, तो मान लो ये वेट ऑफ वाटर है, और हवा का कुछ वेट होगा, क्या होता है, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो पहले वाले फेज डायग्राम में टोटल वेट किसके बराबर है, इट इज द समेशन ऑफ सॉलिड वेट प्लस पानी का वेट। लेकिन दूसरे वाले केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसका वेट निकल के आएगा, वेट ऑफ सॉलिड ओनली, बिकॉज वेट ऑफ वाटर क्या निकल के आता है, सॉरी वेट ऑफ एयर क्या निकल के आता है, आप अज्यूम कर लेते हैं 0। तो यहाँ पे टोटल वेट WS प्लस WW, यहाँ पे टोटल वेट किसके बराबर, सॉलिड के वेट के बराबर, और सॉलिड के वेट के बराबर, इसका मतलब ये क्या है कि जो भी आपका टोटल ड्राई वेट है वही आपका क्या है, सॉलिड के वेट के बराबर। तो आपको सॉलिड का वेट ऑलरेडी नोन है फ्रॉम द थर्ड फेज डायग्राम और द सेकंड फेज डायग्राम। तो वाटर कंटेंट निकाला जा सकता है। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालें, कितना पानी, कितना मॉइस्ट सैंपल था, उसमें से कितना पानी चला गया। सो 23 इनिशियल था, ड्राई होने पे 20 बचा, जो है वो आपका पानी उड़ गया। और वेट ऑफ सॉलिड कितना है आपके पास, सॉलिड का वेट है आपके पास मास ऑफ सॉलिड और ड्राई वेट के बराबर। सो इट कम्स आउट टू बी 3/20। जरा इसको परसेंटेज में बताएंगे तो परसेंटेज में ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, परसेंटेज में आई थिंक 16 पॉइंट समथिंग निकल के, नहीं इट इज 15%।
राइट। सो वाटर कंटेंट आपके पास निकल के आया, दिस इज दी 15%। नाउ वाटर कंटेंट आपको अब पता पड़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट दैट वाटर कंटेंट, कौन सा वाटर कंटेंट, 15% वाला वाटर कंटेंट। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्राई यूनिट वेट। अब आपको निकालना है गामा डी, उसके लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का वैल्यू गिवन है। कैसे निकालेंगे देखो, सो सॉरी यहाँ पे एड स्लाइड। तो जी वैल्यू आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में, दिस 2.7, और वाटर कंटेंट अभी मैंने निकाला, ये आया आपके पास 15%। और आपसे बोला है गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, कैसे निकालें। अब इस पॉइंट में आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताएगा कोई, क्या होगा हियर द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरेटिकल मैक्सिमम। प्रैक्टिकल नहीं बोला है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम मतलब प्रीवियस वाला क्वेश्चन, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपकी क्या हो जाए, 1 हो जाए। सो व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 द यूनिट वेट विल बी ऑब्टेन, दैट मींस कि एयर कंटेंट इस केस में क्या होगा, 0। और उस टाइम पे जो आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी गामा की या ड्राई यूनिट वेट की, वो मैक्सिमम होगी थ्योरेटिकली, वही पूछा है इसमें। सो इट इज द जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, और ई को हम वापस से रिप्लेस कर सकते हैं किससे, दिस डब्ल्यू जी अपॉन में एस, और एस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द 2.7, गामा डब्ल्यू नहीं गिवन है तो 1 ग्राम पर सीसी एज्यूम कर सकते हो। 1 प्लस ई की जगह पे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू जी विच इज 0.15, एंड जी का वैल्यू हमारे पास 2.7 है। जरा इसको देखें कि गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू इससे कितनी निकल के आ रही है। तो गामा डी की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई एट द सेम वाटर कंटेंट बाय कंसीडरिंग डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 इज 1.921 ग्राम पर सीसी। सो दिस इज योर आंसर, 1.921 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है आपकी वो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जिसके बारे में क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। क्लियर है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज रखी है, बस थोड़ा सा समझाने का इसका तरीका मैंने चेंज कर दिया था। सो कितना आंसर आया था यहाँ पे, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालना है इसको। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करो, डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करो। जब भी ग्राम पर सीसी में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं 1.921 को 9.81 से मल्टीप्लाई करूं, 18.85 निकल के आएगा। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन दिया है 18.85। ठीक, कैसे कन्वर्जन होता है ग्राम पर सीसी से किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई, 10 या 9.81 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। सो इट इज द राइट आंसर विल बी द 18.85। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा रीड करें दिस द असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। So a permeability continues to decrease with increasing in the dry density of the compacted soil. Reason was given कि the soil particles in the water surrounding may mutually attracted or the repulsed. Again मुझे इसको वापस से आपको एक डायग्रामेटिकली इसको समझाना पड़ेगा। So first of all I make the diagram कि क्या बोलना चाह रहा है। Let us suppose say ये हमारे पास सॉइल है, और इस सॉइल के अंदर ये आपके पास मान लो पार्टिकल्स हैं। एक आधा और आ जाएगा इसमें, क्योंकि मुझे वॉइड्स बतानी है आपको मेनली। नाउ सी दिस इज दी सॉइल। अब इस सॉइल के अंदर मान लो आपके पास यहाँ पे कहीं वाटर भरा हुआ है, दिस इज दी वॉइड ओनली, दीज आर दी वॉइड्स। जितनी भी खाली स्पेस दिख रही है, इस खाली स्पेस में आपके पास भरा हुआ है, लेट अस सपोज से ये वाटर। अब पॉइंट ये है कि लेट अस सपोज से ये वो सॉइल है जिसका आपने कॉम्पैक्शन नहीं किया, राइट। नाउ अब जब आपने कॉम्पैक्शन कर दिया, तब सॉइल के अंदर क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो इस सॉइल के पास पास आ गए हैं। मतलब सॉइल ने अपने पार्टिकल को, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है, डायग्राम स्केल पे नहीं है,
सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने सॉइल के अंदर खुद को इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि उनके बीच में जो वॉइड्स हैं वो हो गई हैं कम। यही तो मतलब है कॉम्पैक्शन का, कि व्हेन द सॉइल की वॉइड्स तो रिड्यूस हो रही हैं, एट द सेम टाइम्स उसकी गामा डी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नाउ होता क्या है कि जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को तो जो सॉलिड्स रहते हैं वो ज्यादा ओरिएंट स्टेट में आ जाते हैं। यहाँ पे रैंडम स्टेट में थे, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश किया है कि ज्यादा रैंडम की जगह मोर कॉन्फ्रिहेंसिव में ये अरेंज हुए। जब कॉम्पैक्शन किया आपने सॉइल का तो पार्टिकल्स जो है वो आपस में ज्यादा अच्छे से इंटरलॉक्ड हुए। अब जब ज्यादा अच्छे से इंटरलॉक्ड हो रहा है इसका मतलब इसका गामा डी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब गामा डी बढ़ रहा है तो परमेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आपका यही तो पूछ रहा है कि गामा डी तो बढ़ रहा है, गामा डी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द अबाउट द के वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो ध्यान से देखो, जब आपका गामा डी इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल पास पास में आ रहा है, उनके बीच की जो ये स्पेस है वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। अब अगर मान लो इसमें से पानी निकलने की कोशिश करेगा तो जो फ्लूइड रहेगा या जो सरफेस रहेगा, ये सराउंडिंग वाला सॉइल का जो पार्टिकल रहेगा वो इसके ऊपर क्या करेगा, ज्यादा आपका ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा। और जब ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लो है वो अच्छे से पॉसिबल नहीं है। यहां पे चूंकि खाली जगह ज्यादा थी, रेजिस्टेंस जो है ऑफर बाय द पार्टिकल वो लेस निकल के आ रहा था क्योंकि खाली स्पेस को ज्यादा मिल रही थी। बट जैसे ही आपने सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया तो जो बची हुई स्पेस है जहां पे पानी को फ्लो करने के लिए जगह मिलेगी वो स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया इसका मतलब जब पानी फ्लो करेगा या एयर फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा इसका मतलब पानी अच्छे से पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब परमेबिलिटी क्या निकल के आएगी, रिड्यूस निकल के आएगी। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाऊं तो गामा डी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी परमेबिलिटी। इसका मतलब अगर आपकी ड्राई डेंसिटी ज्यादा हुई तो वाइड रेशियो क्या निकल के आएगा, कम। वाइड रेशियो कम निकल के आएगा, इसका मतलब परमेबिलिटी या फ्लो जो है किसी भी चीज का उसके अच्छे से नहीं हो पाएगा। रीजन, उसके ऊपर सरफेस ड्रैग ज्यादा ऑफर मिलेगा। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई दी परमेबिलिटी विल बी रिड्यूस। तो अब पढ़ लो आप कि परमेबिलिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द गामा डी ऑफ इस कॉम्पैक्टेड सॉइल, असर्शन विल बी द करेक्ट। सॉइल पार्टिकल्स इन द वाटर सराउंडिंग मे बी म्यूचुअली अट्रैक्टेड और द रिपल्स। इसका कहने का मतलब यह है कि जो सरफेस एरिया है एसएसए वो आपका अफेक्ट करेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस मिलेगा फ्लो के लिए वो ज्यादा मिल जाएगा। So this assertion is correct, reason is correct, and reason will also explain the correct explanation of the assertion. Attracted and repulsive का मतलब यहाँ पे यही चीज है कि आप इसको कैसे रिलेट करो, रेजिस्टेंस से, कि जब पास पास आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस टू दी फ्लो क्या मिलेगा, ज्यादा ऑफर होगा। दैट इज वाई कि परमेबिलिटी आपकी कम होगी। सो बोथ आर दी करेक्ट एंड द रीजन विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी assertion। सो राइट आंसर इसका जो है वो आपका ए ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज अभ्यास बैच। सो फॉर दोस स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग, जो बच्चे एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 वाले, अगर उनके प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उनके लिए हम लोग लाए हैं अभ्यास बैच। अभ्यास बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है 5 ऑफ दिसंबर से। जो बच्चे चाहते हैं इस बैच में एनरोल होना तो वो कांटेक्ट कर लीजिए, और जल्द से जल्द, जितना लेट आप अपनी प्रिपरेशन में करेंगे उतना आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा मेंस के नंबर के अंदर। नाउ ये जो अभ्यास बैच है दोनों मोड में है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन भोपाल सेंटर में है, ऑनलाइन आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं। ड्यूरेशन जो है 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बिफोर मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैलिडिटी 6 मंथ की है। इसके साथ आपको मुफ्त में मिल जाती है फ्री टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 10 मॉक टेस्ट है। ये उसकी फीस लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर। नाउ क्या फीचर्स होते हैं इसके, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और मेनली इसमें आपकी आंसर राइटिंग स्किल की जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा लिख सके। अगला चीज ये है कि मेन टेस्ट सीरीज, जो बच्चे अगर अपनी मेंस की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का पैटर्न एज पर दी लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एसएससी जेई रहेगा। प्रॉपर जिस तरीके से कॉपी आती है उसी तरीके से आपको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर 5 मिक्स टॉपिक वाइज है और 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी 25 ऑफ दिसंबर से, रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड, बट आई विल सजेस्ट कि ऑफलाइन आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। फीस आपको जो है बोर्ड पे मेंशन है, आप फीस देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन है जो है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का कल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था पूरा। सो वी हैव गिवन ए क्वेश्चन की फॉर कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट, द स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट, वेट ऑफ हैमर पूछा गया है, फॉल ऑफ हैमर पूछा गया है, नंबर ऑफ ब्लो पर लेयर कितने होते हैं, और नंबर ऑफ द लेयर इज रिक्वायर्ड। ये सारी की सारी जानकारी आपसे पूछी गई है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आपका स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट है तो इसके अंदर अगर मैं सेम कहानी लिखूं, सो लेट अस सपोज से कि अब प्रोक्टार टेस्ट के बारे में अगर अपन लिखें यहाँ पे,
तो टेबल बना के मैं आपको ये पूरा डेटा दे दे रहा हूँ। तो लेट अस सपोज से एक टेबल में और एक और ले लेते हैं इसमें आइटम्स। सो आइटम्स में सबसे पहले जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोक्टा टेस्ट है और ये मान लो आपका मॉडिफाइड प्रोक्टा टेस्ट है। मैं सेम चीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे कि सीरियल नंबर वाइज कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है, वेट ऑफ हैमर पी कितना होता है, फिर इसके बाद फॉल ऑफ हैमर, हाइट ऑफ हैमर कितना है क्यू, नंबर ऑफ लेयर्स दैट इज आर, और नंबर ऑफ ब्लो पर लेयर दिस। सो स्टैंडर्ड प्रोक्टा टेस्ट के अंदर अगर आप बात करें तो जनरली जो वेट होता है हैमर का दिस इज द 2.6 kg, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। हियर मॉडिफाइड प्रोक्टा टेस्ट इज द 4.9 kg। नेक्स्ट हाइट ऑफ दी फॉल जो रहती है हैमर की यहाँ पे होती है 310 mm, और फॉर द मॉडिफाइड प्रोक्टा टेस्ट इट इज दी 450 mm। देन इसके बाद उसने पूछा है आर इज द नंबर ऑफ बिलोस पर लेयर। सो बोथ द केसेस वी हैव टू प्रोवाइड 25 नंबर ऑफ द बिलो, only the difference is the number of layer will be required in standard proctor it is 3 and for the modified proctor it is 5। एंड लास्ट थिंग मैं एनर्जी को और यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। सो फॉर स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट आपके पास जो एनर्जी निकल के आती है वो एनर्जी निकल के आती है जनरली 593 किलोजूल पर मीटर क्यूब, एंड फॉर मॉडिफाइड प्रोक्टार टेस्ट इट इज कम्स आउट टू बी 2703 किलोजूल पर मीटर क्यूब। सो दीज आर दी डिफरेंट वैल्यूज। अब आप चेक कर लो कि आपका कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक 2.60, 310, 25 एंड 3 ये वाला मैच कर रहा है पूरा का पूरा PQRS। सो राइट आंसर विल बी दी डी। क्लियर है दिस क्वेश्चन कि क्या आंसर निकल के आएगा इसका? तो डायरेक्टली पूछ लेता है आपको, स्टैंडर्ड प्रोक्टार पूछा है, हो सकता है आपसे मॉडिफाइड के बारे में ही पूछ ले। सो दिस इज द डेटा फॉर द मॉडिफाइड प्रोक्टार टेस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम द असर्शन रीजन सेक्शन। व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब क्या क्वेश्चन है आपके पास? फॉर अ गिवन सॉइल द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग इन द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। Higher is the compacting effort, higher is the gamma density at the moisture, same moisture content। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे, मैं आपके सामने बस एक ग्राफ बना रहा हूं, और क्योंकि मैंने कल इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। क्वेश्चन है आपका कॉम्पैक्टिंग एफर्ट के ऊपर, और कॉम्पैक्टिंग एफर्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें यह बोला गया है कि दो एनर्जी दे रखी है। लेट अस सपोज से इवन एनर्जी कॉम्पैक्टिंग कर्व निकल के आई, लेट अस सपोज से दिस टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिंग कर्व, और E2 एनर्जी के लिए आपका जो कॉम्पैक्टिव कर्व निकल के आ रहा है वो लेट अस सपोज से दिस इज द कॉम्पैक्टिव कर्व, और E2 विल बी ग्रेटर देन दिस E1। इन्वर्टेड वी शेप होती है आपकी कॉम्पैक्शन कर्व की, सो इन्वर्टेड वी शेप। नाउ लेट अस सपोज से दिस इज द OMC2 रेड कलर से जो मार्क है, एंड दिस इज द गामा D2, और जो ग्रीन कलर से मार्क है दिस इज द OMC1 एंड दिस इज द गामा D1। खुद से बता दो कि जो आपकी E1 एनर्जी है और जो E2 एनर्जी है, अगर आपने कॉम्पैक्शन एफर्ट को बढ़ाया तो किसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ऑन इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट आपकी OMC डिक्रीज होती है और गामा D इंक्रीज होती है, राइट। अब असर्शन में पढ़ो क्या लिखा है कि फॉर ए गिवन सॉइल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। गलत स्टेटमेंट है। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट के बढ़ने से तो आपकी OMC डिक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब असर्शन रॉन्ग है। नाउ फिर नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहा है? हायर इज द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, हायर इज द गामा डेंसिटी इज अचीव एट द सेम मॉइस्चर कंटेंट। तो OMC2 पे आपकी मैक्सिमम गामा डी की वैल्यू निकल के आएगी। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। So assertion is wrong, reason is correct, so right answer will be what? A is false, D, R is correct, so right answer will be the D। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो D है। ये सारी की सारी चीजें मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन की हुई थी। दिस इन्वर्टेड V शेप निकल के आती है आपकी कॉम्पैक्शन कर्व की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द असर्शन रीजन सेगमेंट। कोर्सर द पार्टिकल लेस इज द OMC। कोर्सर जितना ज्यादा आपका कोर्स पार्टिकल होगा उतना कम उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कोर्सर पार्टिकल इज लेस। डेफिनेटली अगर आपका कोर्सर पार्टिकल है, मान लो आपके सॉइल के अंदर जो है वो बड़े बड़े टाइप के पार्टिकल है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं,
तो जब आप इन बड़े बड़े पार्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया जोड़ोगे तो ये क्या निकल के आएगा। लेट अस सपोज से एक सॉइल है जिसमें मैंने आपको बिगर साइज पार्टिकल्स दिखा के रखे हैं, एक डायग्राम मान लो ये है, और एक और डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके सामने, एक सॉइल है जिसके अंदर छोटे साइज के पार्टिकल है। वॉल्यूम विल बी दी सेम, दोनों ही केस में आपकी सेम वॉल्यूम है सॉइल की, डायग्राम स्केल पे नहीं है। मैंने ट्राई किया है कि ये आपको सेम वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दिखाने की कोशिश की है। नाउ बोथ द सॉइल हैविंग द सेम वॉल्यूम, इस वाली सॉइल और इस वाली सॉइल के पास सेम वॉल्यूम है। जरा आप जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करोगे, जनरली इसका जो साइज है डाया ऑफ पार्टिकल मोर है, यहाँ पे डाया ऑफ पार्टिकल लेस है। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कि लेट अस सपोज से ये आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स्ड पार्टिकल्स है, और ये आपके पास फाइन पार्टिकल्स है। अब जरा अगर आप कोर्स पार्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया मतलब अगर आप बाहरी सरफेस को ऐसे जोड़ोगे इसकी, तो जब आप कोर्सर पार्टिकल की बाहरी सरफेस या सरफेस एरिया को जोड़ते हो तो ये फाइनर पार्टिकल के रिस्पेक्ट से क्या निकल के आता है, कम निकल के आता है। और डायग्राम से भी ये प्रूव भी हो रहा है। जब आप इनके कोर्सर पार्टिकल्स के सरफेस एरिया को देखते हैं तो कोर्सर पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया निकल के आता है वो कम निकल के आता है। दैट मीन्स कि पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये कोर्सर पार्टिकल हैविंग द लेस मॉइस्चर, लेस इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सॉरी पहला नहीं, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि कोर्सर पार्टिकल हैविंग द लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है। और जब सरफेस एरिया कम है तो उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन के लिए साइड जो मिलेगी वो कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। जब आपके पास चीज ही कम है तो उसके ऊपर पानी भी क्या निकल के आएगा, कम एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसका मतलब उसका ओएमसी भी क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। तो जितना कोर्सर पार्टिकल उसकी उतनी ओएमसी कम, जितना फाइनर पार्टिकल उतना ज्यादा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया और उतनी ज्यादा उसकी ओएमसी वैल्यू निकल के आएगी। So again, statement 1 is correct, statement 2 is correct, and second statement is the correct explanation of the first statement. So coarser particle के पास OMC वैल्यू कम निकल के आती है क्योंकि उसके अंदर जो सरफेस एरिया निकल के आता है वो कम निकल के आता है क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल बड़ी होती है। फाइनर पार्टिकल के अंदर OMC की वैल्यू ज्यादा निकल के आती है। रीजन इज दैट सरफेस एरिया उसका ज्यादा निकल के आता है क्योंकि छोटे साइज के पार्टिकल की सरफेस एरिया ज्यादा होती है। So statement 1 is correct, statement 2 is correct, and second statement is the correct explanation of the first statement. So answer will be this A option. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कि स्टेटमेंट लिंक टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे निकालने हैं। नाउ अब मैं अपने इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करूंगा, और जिन बच्चों को इस सेशंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से बाय सर्चिंग द नेम AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन, या आप ये सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है वो चैनल की लिंक को कॉपी कीजिए या आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आप डायरेक्टली जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको उसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल का आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगी तो आप इससे जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड मेरी तरफ से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना से ज़्यादा लोग तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों के तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, आप लोग लाइक शेयर करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे टाइप के आपके पास क्वेश्चन लेके आएंगे। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।